गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपको इलिंगम आरेख के बारे में एक्सप्लेन किए थे। अब जो है अनुपयोग के बारे में देखेंगे, इलिंगम आरेख के उपयोग के बारे में। तो इसमें आपका पहला है आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण। कैसे जो है आयरन ऑक्साइड से आयरन को अलग किया जाता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सांद्रण के बारे में बताया गया था कि चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा आयरन के अयस्क को अलग करते हैं। सांद्रण के पश्चात आयरन के ऑक्साइड अयस्कों के मिश्रण से जल को हटाने, कार्बोनेटों का अपघटन करने तथा सल्फाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए इनका निस्तापन मर्जन किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप चुंबकीय पृथक्करण से आयरन के अयस्क को अलग कर लेंगे, चुंबकीय पृथक्करण में आपको हमने बताया था इसमें एक चुंबक होता है, ठीक है, चुंबकीय रोलर होता है। इस फिगर के बारे में, ठीक है, एक चुंबकीय रोलर होता है और एक पट्टा रहता है जो घूमता रहता है, ठीक है। यह अयस्क को यहाँ से डालते हैं, चूड़ित अयस्क को यहाँ से डालते हैं और यहाँ पे दो बॉक्स होंगे, एक अचुंबकीय कण जो दूर जाके गिरते हैं और जो चुंबकीय कण होते हैं वह चुंबक के कारण नज़दीक आके गिरते हैं। तो इस तरह से चुंबकीय अयस्क को अचुंबकीय कण से अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका चुंबकीय अयस्क का सांद्रण। तो सांद्रण के बाद जो है आप देख रहे हैं कि इसमें जो है अलग अलग पदार्थों को अलग कैसे किया जाता है। तो सांद्रण के पश्चात आयरन के ऑक्साइड अयस्कों Fe2O3 Fe3O4 के मिश्रण से जल को हटाने के लिए, कार्बोनेटों का अपघटन करने के लिए तथा सल्फाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए इनका निस्तापन किया जाता है, भर्जन किया जाता है, ठीक है। अब निस्तापन भर्जन कैसे करेंगे? इसके लिए इन्हें चूना पत्थर तथा कोक मिलाकर वात्या भट्टी में ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जल को, कार्बोनेटों का अपघटन, सल्फाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए निस्तापन भर्जन करते हैं। निस्तापन भर्जन जो है किसमें किया जाता है? वात्या भट्टी में करते हैं, ठीक है। तो भर्जन करने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? चूना पत्थर तथा कोक, चूना पत्थर और कोक मिलाते हैं, ठीक है, और इसका वात्या भट्टी में डाल देते हैं ऊपर से। ध्यान से देखें, यह आपका वात्या भट्टी का फिगर है, वात्या भट्टी का फिगर है जिसमें ऊपर से आप अयस्क, चूना पत्थर और कोक, अयस्क, चूना पत्थर और कोक को ऊपर से आप हापर की मदद से डाल रहे हैं, ठीक है। अब वात्या भट्टी का टेम्परेचर जो है अलग अलग हिस्सों का अलग अलग है। सबसे ऊपरी का टेम्परेचर जो है 1070 केल्विन है और सबसे निचले भाग का टेम्परेचर सबसे अधिक है 2170 केल्विन। तो जब आप ऊपर से अयस्क, चूना पत्थर और कोक को डालते हैं तो सबसे कम टेम्परेचर 1070 केल्विन पे, ठीक है, अर्थात 500 से 800 केल्विन ताप पर कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर आप डाले हैं वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में, ठीक है, यह टूट जाता है। और जो लौह अयस्क है आपका Fe2O3 और Fe3O4, ये लौह अयस्क जो हैं वह कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है, मिलकर यह जो है अयस्क से ऑक्सीजन अलग होता है और आयरन ऑक्साइड में यह बदलते हैं, ठीक है। Fe2O3 जो है Fe3O4 में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। Fe3O4 जो है वह FeO में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि Fe2O3 जो है वह Fe3O4 में बदलता है। उसके बाद ये जो Fe3O4 है वह कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है और टूट जाता है फेरस ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, FeO में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो आयरन के जो अयस्क हैं वह अल्टीमेटली लास्ट में किस में चेंज हो गए? आयरन के ऑक्साइड में, FeO में, ठीक है। और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं यह जो है ऊपर इधर से निष्कर्षित गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब टेम्परेचर जब 900 से 1500 केल्विन के बीच में आता है, ठीक है, पहले 500 से 800 केल्विन के बीच में था, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है
वो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा था, और आयरन के जो अयस्क थे वह टूट रहे थे आयरन ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। 900 से 1500 केल्विन ताप पर जो आयरन के ऑक्साइड थे वह कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। ठीक है, जो कार्बन है वह कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक, तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड से जुड़ता है और आयरन को अलग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में अपने बदल जाता है। ठीक है, अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो चूना पत्थर के टूटने पर कैल्शियम ऑक्साइड निकला है, वह कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से जुड़ता है SiO2 से, और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है CaSiO3 बनाता है। ठीक है, जो धातुमल के रूप में अलग होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है सिलिकेट से, सिलिका से मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जो धातुमल के रूप में अलग होता है। ठीक है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस वात्या भट्ठी में आप देख रहे हैं नीचे से ऑक्सीजन और वायु का झोंका डाला जाता है, नीचे से ऑक्सीजन और वायु का झोंका डाला जाता है। गलित धातु मल जो हैं वो इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जो गलित लोहे हैं वो ठोस अपशिष्ट जो है इधर से अलग होते हैं, और कच्चा लोहा जो है इधर से अलग होता है। वायु और ऑक्सीजन का झोंका नीचे से चला जाता है, यह टेम्परेचर अधिक होता है, निचले भाग का टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सांद्रण के पश्चात आयरन के ऑक्साइड अयस्कों के मिश्रण से जल को हटाने, कार्बोनेटों के अपघटन करने तथा सल्फाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए निस्तापन भर्जन किया जाता है। ठीक है, निस्तापन और भर्जन का कार्य जो है इसमें चूना पत्थर और कोक मिलाकर वात्या भट्ठी में ऊपर से डाल देते हैं, वात्या भट्ठी में किया जाता है। यहाँ ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है, जो आयरन ऑक्साइड है वो आयरन में क्या होता है, अपचयित हो जाता है। वात्या भट्ठी जैसा कि चित्र में आपको समझाया में आयरन ऑक्साइडों का अपचयन विभिन्न ताप परिसरों में होता है। जो आयरन ऑक्साइड हैं उनका जो अपचयन है वो अलग अलग रेंज में, अलग अलग ताप परिसर में होता है। तो पहले आप देख रहे हैं कि जब 500 से 800 केल्विन था तो उसमें जो है आयरन के जो ऑक्साइड थे वह, ठीक है, वह आयरन ऑक्साइड में चेंज हुए थे। जो Fe2O3 थे वो Fe3O4 में चेंज हुए, और Fe3O4 जो है FeO में चेंज हुआ था। उसके बाद जब टेम्परेचर का रेंज चेंज हुआ, 900 से 1500 केल्विन आया, यह आयरन का ऑक्साइड FeO यह टूट गया था Fe और CO2 में। तो वात्या भट्ठी में आयरन ऑक्साइडों का अपचयन विभिन्न ताप परिसरों में होता है। भट्ठी में गर्म हवा निचले पेदे से प्रवाहित की जाती है। ठीक है, भट्ठी में जो गर्म हवा है वह नीचे से प्रवाहित की जाती है, ऑक्सीजन तथा वायु का झोंका। ठीक है, आप देख रहे हैं नीचे से डाला जा रहा है। भट्ठी में गर्म हवा निचले पेदे से प्रवाहित की जाती है, और कोयले कोक के द्वारा निचले भाग का ताप लगभग 2200 केल्विन तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोयले के द्वारा, कोक के द्वारा जो है नीचे का टेम्परेचर कितना पहुंचा दिया जाता है, लगभग 2200 केल्विन तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार कोयले का दहन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक अधिकतम ऊष्मा की पूर्ति करता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के लिए जो अधिकतम ऊष्मा की सप्लाई है वो किससे होती है, कोयले से, कोयले के दहन के द्वारा होती है। ठीक है, कोयले का दहन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक अधिकतम ऊष्मा की पूर्ति कर देता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड व ऊष्मा भट्ठी के ऊपरी भाग की ओर बढ़ते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऊष्मा जो है वो भट्ठी के ऊपरी भाग की तरफ बढ़ते हैं। भट्ठी के ऊपरी भाग में ताप कम होता है, भट्ठी का जो ऊपरी भाग है वहां पर ताप कम होता है, तथा ऊपर से आने वाले आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 और Fe3O4 विभिन्न पदों में FeO में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, नीचे से कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊष्मा ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऊपर से आने वाले जो आयरन के ऑक्साइड हैं Fe2O3 और Fe3O4, ठीक है, वह अलग अलग स्टेप में FeO में अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को संक्षेप में अगर लिखना हो तो इन अभिक्रियाओं को संक्षेप में आप इस तरीके से लिखेंगे, 500 से 800 केल्विन पर। ठीक है, तो 500 से 800 केल्विन क्या है, वात्या भट्ठी में निम्न ताप परिसर है। वात्या भट्ठी का यह निम्न ताप परिसर है 500 से 800 केल्विन। इसमें जो अयस्क हैं Fe2O3 और Fe3O4, ठीक है, यह अपचयित होता है इसमें, और बाद में यह FeO में टूट जाता है। ठीक है,
तो पहले इसका Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर Fe3O4 में चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद यह जो Fe3O4 है यह कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है और आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, जो Fe2O3 है यह कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर FeO में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो Fe2O3 है वह कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर Fe3O4 बनाया है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यह Fe3O4 जो है वह जब कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलता है तो आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, लेकिन जो Fe2O3 है वह कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर आयरन का ऑक्साइड बनाता है FeO और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह जो आयरन का ऑक्साइड है FeO यह फिर आगे टूटेगा। चूना पत्थर भी कैल्शियम ऑक्साइड में अवशोषित हो जाता है। जो चूना पत्थर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वह भी CaO और CO2 में टूट जाता है। ठीक है, चूना पत्थर भी कैल्शियम ऑक्साइड में अवशोषित हो जाता है। सिलिकेट अयस्क से अशुद्धियों को धातु मल के रूप में निकाल देता है। जो CaO है वह सिलिकेट से जुड़ता है SiO2 से और जुड़ने के बाद बनाता है CaSiO3 बनाता है और यह जो है धातुमल के रूप में निकल जाता है। धातुमल गलित अवस्था में लोहे से अलग हो जाता है। धातुमल जो है वह गलित अवस्था में लोहे से अलग हो जाता है। तो यह सारी घटनाएं जो है वात्या भट्टी के निम्न ताप परिसर में होती है। अब आप देखें वात्या भट्टी के उच्च ताप परिसर में क्या होता है। तो वात्या भट्टी के उच्च ताप परिसर में अर्थात 900 से 1500 केल्विन पर, ठीक है, जो कोक है आपका, ठीक है, कार्बन, वह कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड से मिलता है जिससे आयरन का ऑक्साइड टूट जाता है आयरन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह से जो निम्न ताप परिसर में FeO बना था वह FeO जो है उच्च ताप परिसर में टूट गया है आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब जो है इस तरह से आपने देखा कि आयरन के ऑक्साइड जो हैं वह आयरन में टूट चुके हैं। ऊष्मागतिकी हमें यह समझने में सहायता करती है कि कोक ऑक्साइड को क्यों अपचयित करता है। ठीक है, तथा इस भट्ठी का चयन क्यों किया जाता है। जो कोक है आपका वह ऑक्साइड को क्यों अपचयित करता है इस बात को, और भट्ठी का चयन क्यों किया जाता है, वात्या भट्ठी का ही चयन क्यों किया जाता है, इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए हमें ऊष्मागतिकी को समझना होता है। ऊष्मागतिकी जो है इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें देता है। ऊष्मागतिकी हमें यह समझने में सहायता करता है कि कोक ऑक्साइड को क्यों अपचयित करता है तथा इस भट्ठी का चयन क्यों किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण चरण अपचयन है। इस प्रक्रम का जो एक महत्वपूर्ण चरण है वो क्या है, अपचयन है, जिसकी अभिक्रिया निम्नलिखित समीकरण से दी जाती है। अपचयन की अभिक्रिया देखें, आयरन का जो ऑक्साइड है सॉलिड रूप में वह कोक से मिलता है कार्बन सॉलिड से और यह टूट जाता है आयरन सॉलिड या लिक्विड में और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है अपचयन का, जिसमें आयरन का ऑक्साइड जो है आयरन में टूट जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, अब इस समीकरण को समझने के लिए हम, यह जो समीकरण है, ठीक है, यह आपका ओवरऑल रिएक्शन है। तो यह रिएक्शन कैसे होता है इसको हम समझते हैं। यह 2 स्टेप में होता है। इसे 2 सामान्य अभिक्रियाओं के युग्म के रूप में देखा जा सकता है। यह जो आपका समीकरण 27 है, यह जो 2 सामान्य अभिक्रियाओं का युग्म के रूप में है यह। ठीक है, इनमें से एक में FeO का अपचयन हो रहा है और दूसरे में C का CO में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, यह जो आपका 27 नंबर समीकरण है, इसमें 2 समीकरण हैं। एक में जो है FeO का अपचयन हो रहा है और दूसरे में कार्बन का CO में ऑक्सीकृत हो रहा है। कैसे हो रहा है देखें ध्यान से समीकरण। यह जो है FeO जो है वह Fe सॉलिड और हाफ O2 गैस में, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। आयरन ऑक्साइड का आयरन में अपचयन हो रहा है और जो कार्बन है वह ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, अर्थात C का CO में ऑक्सीकृत हो रहा है। C जो है वो CO में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, इन दोनों समीकरण को जब आप युग्म करते हैं, दोनों समीकरण को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो आपका समीकरण नंबर 27 प्राप्त होता है। ठीक है, तो
तो जो ये आपका समीकरण नंबर 27 है, ये दो समीकरणों का योग है। तो यह जो पहला समीकरण है, इसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन इस अभिक्रिया के लिए FeO Fe में चेंज हो रहा है, यह है इसका डेल्टा जी आर। और ये दूसरा समीकरण इसके लिए डेल्टा जी आर CCO का यह है। ठीक है, तो यह जो दोनों समीकरण 28 और 29 हैं, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं के साथ युग्मन से समीकरण 27 प्राप्त होता है। ठीक है, जो समीकरण नंबर 27 था, FeO प्लस C सॉलिड, Fe प्लस CO, यह समीकरण जो है आपको 28 और 29 को युग्मन से प्राप्त होता है। और सकल गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो कैसे होता है, तो जो अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन CCO का है और अभिक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन FeO Fe का है, उन दोनों को ऐड करने पर आपका गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के लिए आता है डेल्टा जी। ठीक है, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन रिएक्शन के लिए आता है डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड आता है। ठीक है, तो डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड CCO का प्लस डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड FeO Fe का, दोनों को ऐड करने पर आपका रिएक्शन के लिए डेल्टा जी आर स्टैंडर्ड आता है। ठीक है, स्वाभाविक है कि परिणामी अभिक्रिया तभी संपन्न होगी। ठीक है, जो परिणामी अभिक्रिया है वह तभी संपन्न होगी जब समीकरण में, यह जो समीकरण 30 है आपका, इसमें जो दाहिना पक्ष है डेल्टा जी आर रिएक्शन का, अभिक्रिया का मानक गिब्स ऊर्जा जो परिवर्तन है, यह ऋणात्मक होगा तभी अभिक्रिया संभव है। जब अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी आर मानक का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, डेल्टा जी आर का मान ऋणात्मक हो, तभी यह अभिक्रिया संभव है। ठीक है, जब यह ऋणात्मक नहीं होगा तब अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अब जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक कैसे होगा, तो ध्यान दें चित्र 6.6। ठीक है, तो चित्र 6.6 में आप देख रहे हैं यह एक आरेख बनाया गया है। ठीक है, इस आरेख में चित्र 6.6 में आयरन तथा कार्बन के ऑक्साइड के विरचन के लिए एलिंघम आरेख है, जिसमें गिब्स ऊर्जा बनाम ताप के बीच में ग्राफ बनाया गया है। एक अक्ष पे जो है गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी को लिया गया है किलोजूल पर मोल में, और दूसरे अक्ष पर टेम्परेचर को लिया गया है, तापमान को लिया गया है। ठीक है, तो आयरन और कार्बन के ऑक्साइड को बनने का एलिंघम आरेख जो है यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, इस इलिंघम आरेख में, ठीक है, इस इलिंघम आरेख में आप ध्यान दें, अगर ध्यान से देखें तो यह आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, Fe जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर FeO में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका भी टेम्परेचर जो है दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दो टेम्परेचर है, एक यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट लेकर दिया गया -341 किलोजूल पर मोल, डेल्टा जी का मान, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान, और इसका टेम्परेचर अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा आपका, तो वह टेम्परेचर है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस या 1673 केल्विन। 1400 डिग्री सेल्सियस है या फिर 1673 केल्विन है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस 773 केल्विन है। आयरन ऑक्साइड के लिए यह टेम्परेचर आप देखें 800 डिग्री से 1073 केल्विन है आपका। 800 डिग्री सेल्सियस से 1073 केल्विन, 800 डिग्री सेल्सियस कहें या फिर 1073 केल्विन कहें, इस पॉइंट पर यह प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो आयरन ऑक्साइड जो है ब्रेक कर जाता है आयरन और ऑक्सीजन में, और उस समय गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान आता है 341 किलोजूल पर मोल। ठीक है, जो प्लस में आता है। कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन -447 किलोजूल, ठीक है, 4471 किलोजूल पर मोल आता है। ठीक है, यह कुछ मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, यह ठीक है -447 किलोजूल पर मोल आता है। ठीक है, जब कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो डेल्टा जी रिएक्शन के लिए आता है -447 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर देखा जाए ओवरऑल रिएक्शन, तो आयरन ऑक्साइड कार्बन से मिलकर आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज होता है और गिब्स ऊर्जा परिवर्तन आता है -106 किलोजूल पर मोल।
-106 किलो जूल पर मोल। आयरन का ऑक्साइड कार्बन से मिलता है, आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और उस समय गिब्स ऊर्जा परिवर्तन आता है -53 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यह सब जो है इलिंगम आरेख में आप देख रहे हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब ध्यान दें, स्वाभाविक है कि परिणामी अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब समीकरण जो है या 30 जो है में दायां पक्ष ऋणात्मक होगा, डेल्टा जी आर का मान क्या हो, ऋणात्मक होगा, तभी यह समीकरण अभिक्रिया संभव है। चित्र 6.6 पे आपने देखा गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के लिए और टेम्परेचर T, ताप T के मध्य जो वक्र है FeO परिवर्तन को निरूपित करता है। ठीक है, वह ऊपर की ओर जाता है और जो CCO, ठीक है, जो CCO रेखा है वह परिवर्तन को निरूपित करता है, वह नीचे की ओर जाता है। तो इस इलिंगम आरेख में जो FeO को बता रहा है वह ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे Fe ऑक्सीजन मिलकर FeO बना रहा है, तो यह ग्राफ इस आरेख में यह कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो C और O2 मिलकर CO2 बना रहा है, CCO ग्राफ, ठीक है, वह जो ग्राफ है वह नीचे की तरफ जा रहा है। यह आप देख रहे हैं, यह नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो CCO ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और Fe, ठीक है, और FeO ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, यह एक दूसरे को लगभग 1073 केल्विन पर काटते हैं। यह एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, 1073 केल्विन पर काटते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी और टेम्परेचर ताप T के बीच में यह ग्राफ बनाया गया है, इलिंगम आरेख। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो FeO परिवर्तन को निरूपित कर रहा है वह ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। यह जो है वह Fe, ठीक है, यह ग्राफ आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से, यह FeO, ठीक है, यह चेंज हो रहा है Fe ऑक्सीजन से मिलकर FeO में डॉटेड लाइन से, यह ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, जबकि जो दूसरा है CCO रेखा, जो CCO रेखा है वह नीचे की तरफ आ रहा है। यह कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, यह ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यह एक दूसरे को लगभग 1073 केल्विन पर काटते हैं। 1073 केल्विन का आप देख रहे हैं, यह एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं और वहाँ पर टेम्परेचर है 1073 केल्विन या 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस या फिर 1073 केल्विन पर यह एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, 1073 लगभग 1073 केल्विन से अधिक ताप पर CCO रेखा FeO रेखा के नीचे आ जाती है। ठीक है, यह जो FeO रेखा है और यह जो CCO रेखा है 1073 केल्विन से अधिक ताप पर जो ही टेम्परेचर बढ़ता है 1073 केल्विन से अधिक, तुरंत यह CCO क्या होता है, ठीक है, जो FeO ग्राफ है उसके नीचे आ जाता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, उस समय जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन CCO है, ठीक है, वह कम रहता है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन FeO के। ठीक है, गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी CCO लेस देन डेल्टा जी FeO। तो इसमें आपने देखा कि चित्र में डेल्टा जी और ताप के मध्य जो वक्र FeO परिवर्तन को निरूपित करता है वह ऊपर की ओर जाता है और जो CCO, ठीक है, परिवर्तन को निरूपित करता है वो नीचे की ओर जाता है। यह एक दूसरे को लगभग 1073 केल्विन पर काटते हैं और लगभग 1073 केल्विन से अधिक ताप पर CCO रेखा FeO रेखा के नीचे आ जाती है और उस समय गिब्स ऊर्जा परिवर्तन CCO लेस देन होता है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन FeO के। अतः इस परिसर में कोक FeO को अपचयित करेगा और स्वयं CO में ऑक्सीकृत होगा। इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में इस परिसर में जो कोक होगा, कार्बन होगा, वह FeO को क्या करेगा, अपचयित करेगा। FeO को अपचयित करेगा और स्वयं जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत होगा। ठीक है, आइए इसे चित्र 6.6 की सहायता समझने का प्रयत्न करते हैं।
डेल्टा जी जो रिएक्शन के सन्निकट मान जो दिए गए हैं वो लगभग हैं 1673 केल्विन, ठीक है, 1673 केल्विन। ये आप फिगर में आप देख रहे हैं 1673 केल्विन, ये है आपका लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस 1673 केल्विन, ठीक है। पर अभिक्रिया FeO Fe+O2 के लिए, ठीक है ना, तो यह जो आपका 1400 डिग्री सेल्सियस या 1673 केल्विन है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, FeO जो है वह टूटेगा Fe+O2 में, तो उसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान कितना होगा, तो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा GR का मान होगा 341 किलो जूल पर मोल, 341 किलो जूल पर मोल, यह होगा आपका 341 किलो जूल पर मोल जब FeO टूटेगा Fe और O2 में, ठीक है। तो लगभग 1673 केल्विन या 1400 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया FeO Fe+O2 के लिए डेल्टा GR का मान 341 किलो जूल पर मोल है, तथा C+O CO2 परिवर्तन के लिए डेल्टा GR का मान है -447 किलो जूल पर मोल यहाँ पे, ठीक है। जो C और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो रहा है उसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान कितना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें यह कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन कितना है -447 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि लगभग 1673 केल्विन अर्थात 1400 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया 2FeO चेंज होगा Fe+O2 के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान 341 किलो जूल पर मोल है, तथा 2C+O 2CO2 परिवर्तन के लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान -447 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। यदि हम समग्र अभिक्रिया के लिए, ठीक है, जो ओवरऑल रिएक्शन है, जो 27 नंबर समीकरण आप पढ़े थे, FeO सॉलिड प्लस C सॉलिड चेंज हो रहा था Fe सॉलिड लिक्विड प्लस CO गैस, उस अभिक्रिया के लिए डेल्टा G, ठीक है, का मान ज्ञात करें तो वह आएगा -53 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो जो समग्र अभिक्रिया है उसके लिए गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान कितना आएगा -53 किलो जूल पर मोल, ठीक है। गिब्स ऊर्जा परिवर्तन इस समग्र अभिक्रिया के लिए आएगा -53 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अतः अभिक्रिया 27 संभव होगी, ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी का मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, अतः अभिक्रिया यह संभव है। इसी प्रकार Fe3O4 और Fe2O3 के CO द्वारा अपेक्षाकृत कम ताप पर अपचयन को CO और CO2 वक्रों के प्रक्षेपण बिंदुओं के नीचे होने के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है Fe2O3 Fe3O4 और Fe2O3 के CO द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कम ताप पर अपेक्षाकृत कम ताप पर अपचयन को CO और CO2 वक्र के प्रच्छेदन बिंदुओं के नीचे होने के आधार पर समझाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कैसे जो है अभिक्रिया संभव होती है और आयरन ऑक्साइड आयरन में टूट जाता है। तो अभिक्रिया तभी संभव होती है जब डेल्टा जी का मान माइनस में आता है, -53 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और उस समय यह संभव हो जाता है कि आयरन ऑक्साइड जो है आयरन में टूट जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है, ठीक है, जैसा कि आपने इलिंघम आरेख में देखा। अब इस तरीके से जो वात्या भट्टी से आपको प्राप्त हुआ, वात्या भट्टी से प्राप्त लोहे में लगभग 4% कार्बन और अन्य शुद्धियां होती हैं। वात्या भट्टी से जो आपको लोहा प्राप्त होता है उसमें 4% कार्बन की शुद्धि होती है और उसके साथ अन्य शुद्धि होती है जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, यह सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो आपको लोहा प्राप्त होता है उसे कच्चा लोहा कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। यह कच्चे लोहे के नाम से जाना जाता है और विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। कच्चे लोहे को आप अलग अलग आकृति में ढाले जा सकते हैं। ढलवा लोहा कच्चे लोहे से भिन्न होता है। जो ढलवा लोहा होता है वो कच्चे लोहे से अलग होता है तथा इसे कच्चे लोहे, रद्दी लोहे और कोक को एक साथ गर्म हवा के झोंकों द्वारा पिघलाकर बनाया जाता है। तो ढलवा लोहा कैसे आप बनाएंगे,
ढलवा लोहा को बनाने के लिए कच्चे लोहे को लेंगे और उसमें जो है रद्दी लोहा कोक को मिलाकर गर्म हवा के झोंके द्वारा इसको पिघलाएंगे, तब जाके यह चेंज होगा ढलवा लोहे में। ठीक है, इसमें थोड़ा कम कार्बन 3% होता है। कच्चे लोहे में जो वात्या भट्टी से प्राप्त होता है उसमें 4% कार्बन होता है, लेकिन जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन थोड़ा कम होता है, 3% होता है। अतः यह अति कठोर और भंगुर होता है। कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है, अतः यह क्या होता है, अधिक कठोर होता है और भंगुर होता है। ठीक है, अब कुछ अन्य अपचयन भी होते हैं, जैसे पिटवा लोहा या आघातवर्ध लोहा वाणिज्यिक लोहे के शुद्धतम रूप हैं और इसे हेमेटाइट की परत चढ़ी हुई परावर्तनी भट्टी में ढलवा लोहे की अशुद्धियों को ऑक्सीकृत करके बनाया जाता है। ठीक है, जो पिटवा लोहा या आघातवर्ध लोहा है वह वाणिज्यिक लोहे का क्या है, शुद्धतम रूप है। जो कमर्शियल आयरन है उसका वह शुद्धतम रूप है। पिटवा लोहा या आघातवर्ध लोहा वाणिज्यिक लोहे का शुद्धतम रूप है और इसे हेमेटाइट की परत चढ़ी हुई परावर्तनी भट्टी में ढलवा लोहे की अशुद्धियों को ऑक्सीकृत करके बनाया जाता है। हेमाटाइट कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। जो हेमाटाइट है वह कार्बन को किस में बदल देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में। Fe2O3 हेमाटाइट यह कार्बन को, ठीक है, चेंज कर देगा आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड में, यह आपका आयरन अलग हो जाएगा। चूने के पत्थर को गालक के रूप में मिलाया जाता है। चूने के पत्थर को किस रूप में मिलाते हैं, गालक के रूप में मिलाया जाता है, जिससे सल्फर, सिलिकॉन और फास्फोरस ऑक्सीकृत होकर धातुमल में चले जाते हैं। ठीक है, धातुमल को निकाल लिया जाता है और रोलरों पर से गुजार कर धातुमल से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, धातु को क्या करेंगे आप, निकाल लेंगे। धातु को निकाल लिया जाता है और रोलरों पर से गुजार कर धातुमल को अलग कर लिया जाता है, मुक्त कर लिया जाता है। तो चूने के पत्थर को गालक के रूप में मिलाया जाता है। चूने के पत्थर को किस रूप में यूज करते हैं, गालक के रूप में यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गालक क्या होते हैं, तो गालक आप ध्यान दें, धातु कर्मकी में गालक अर्थात फ्लक्स मिलाते हैं। मेटलर्जी में गालक को मिलाए जाते हैं, फ्लक्स को मिलाए जाते हैं, जो गैंग, जो अपयस्क हैं, अशुद्धियां हैं, के साथ मिलकर धातुमल बनाता है। गालक क्या होता है, गालक जो है वह गैंग के साथ मिलकर धातुमल बनाता है। अयस्कों से गैंग की अपेक्षा धातुमल अधिक आसानी से अलग हो जाता है। ठीक है, अयस्कों से गैंग की अपेक्षा धातुमल क्या होता है, आसानी से अलग हो जाता है। इस प्रकार गैंग का पृथक्करण आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि जो वाणिज्यिक लोहे हैं वह पिटवा लोहे या आघातवर्ध लोहे का शुद्धतम रूप होता है। इसे हेमेटाइट की परत चढ़ी परावर्तनी भट्टी में ढलवा लोहे की अशुद्धियों को ऑक्सीकृत करके बनाया जाता है और कार्बन की कमी इसमें कर दी जाती है। जो कार्बन कम होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, फिर धातु को निकाल लिया जाता है और रोलरों पर से गुजार कर धातुमल से मुक्त कर लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा आयरन और आयरन का इसके ऑक्साइड से निष्कर्षण के बारे में, कैसे आयरन के ऑक्साइड से आयरन को अलग किया जाता है और वात्या भट्टी का क्या यूज होता है। ठीक है, और इसमें इलिंगम आरेख की मदद से हमें ऊष्मागतिकी के बारे में जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्यूप्रस ऑक्साइड अर्थात कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड से तांबे अर्थात कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।